हाय देर अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान जोया मलिक। किसी भी मुल्क को कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। वकालत वाहिद वो शोबा है जो किसी भी कसूरवार को सज़ा और बेकसूर को इंसाफ दिला सकता है। हमारे आज के शो की जो मेहमान शख्सियत हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनका नाम है अजहर सिद्दीक साहब, जो कि कानून के शोबे से सन 1992 से मुंसलिक है। आज उनके घर के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ। पूरा दिन हमने उनके साथ गुजारना है, जानना है कि वो बहैसियत वकील कैसे वकील है, बहैसियत इंसान कैसे इंसान है। अपने घर में वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं, उनकी फैमिली भी मौजूद है। आइए मेरे साथ और चलते हैं, पूरा दिन उनके साथ गुजारते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। क्या हाल है जी? आखिर पकड़ ही लिया सुबह सुबह आपने मुझे, इतनी सुबह पकड़ लिया। उठा भी जल्दी, मेरा तो काम सुबह सुबह निकल है, लेकिन आपकी हिम्मत है, आप सुबह सुबह आ गए। थैंक यू सो मच। आप हमें अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए। इब्तिदाई ज़िंदगी वाले साहब ने बहुत मेहनत की है। सच बताएं हमें याद है, मेरा ख्याल है 15 बाय 15 का कमरा होगा हमारा एक। उसी में एक बाथरूम होता था, एक गली और मोहल्ला, रवायती मोहल्ला जो है, जो पुराने दौरों में अदवार में। और बड़ी मुश्किल से वाले साहब ने, बड़ी मेहनत से, हम 6 बहन भाई हैं और उन्होंने हर एक को तालीम देने के हवाले से और हिम्मत करके और 2-2 नौकरियां की। हमें बचपन याद है, साइकिल की कभी ख्वाहिश हुई तो साइकिल नहीं अरेंज कर पा रहे थे। हालात तो बंदा झूठ क्यों बोले जी, वन मस्ट एडमिट के ये हालात और वाक़यात ऐसे हैं। नानी ने पैसे जोड़कर मुझे साइकिल लेकर दी, बड़ा शौक होता था। लेकिन वजह ये है कि उन्होंने मेहनत की आदत डाली, उन्होंने शॉर्ट रास्ते नहीं डालने की हमें कोशिश की, हमें आदत डाली। यानी हमें याद है, अभी हमें खुद कहा गया कपड़े खुद इस्त्री किया करें। मुझे आज भी याद है, आप हैरान रहेंगे इस बात पे, कि अपना जो कमरा ना, उसका रंग भी खुद किया। मुझे आज भी याद है, जब वहाँ पुराने घर से हम, शालामार टाउन में घर था बागबानपुरे के साथ एरिया, जब हम शिफ्ट हुए अंगूरी बाग स्कीम में, तो वहाँ ना एक दीवार मैंने अपने हाथ से खुद चुनी थी। यानी आप अंदाजा लगा लें, राज और मिस्त्री का काम भी अगर देखा जाए मजदूरों की तरह वाले साहब ने, यानी मुझे आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने प्रैक्टिकली टाइपिंग की आदत भी डाली। जब कंप्यूटर आया तो मैं इतनी स्पीड ज़्यादा थी, लोग परेशान थे कि तुम इतना कैसे जानते हो। वो आदत डाली हुई थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने हर चीज़ अपने हाथ से सिखाकर पढ़ाया। अच्छे से स्कूल में, यानी शुरू से मैं अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम अपने इलाके में पढ़ा हूँ मैं, बड़ी मेहनत के साथ। आखिर इतने बच्ची ऑनर करना, फिर गैरिजन बॉयज़ में जाए, फिर FC कॉलेज में गए। मुझे जो छोटा था वो साथ इकट्ठा था। वालिद साहब सख्ती करते थे पढ़ाई के मामले में, या खुद से पढ़ने की लगन थी? मैं सच बताऊं तो वालिद साहब की सख्ती थी और माँ की सख्ती थी। वालिदा चाहती थी पढ़ जाएं हमें, उनकी सख्ती पढ़ा गई लगन। मैं ये आपको कहूँ कि इन इलाकों में ना, जहाँ यानी फैमिली में अगर देखूँ तो हमारी फैमिली में पढ़ाई का वो लेवल नहीं बन सका। ठीक है। हमारे वालिदैन ने मेहनत करके ये निकाला, तो अब हमारी आगे जितनी फैमिली है, जो आगे नस्लें अब आ रही हैं, वो पढ़ाई में बहुत निकल चुकी हैं। वो वाला दौर ऐसा था कि वहाँ वो ज़्यादातर कामों की तरफ की, अगर मैट्रिक भी कर लिया, भाग दौड़ के जाके नौकरियाँ हासिल कर लें, तो ये क्रेडिट जाता है हमारे वालिद साहब को। हर इंसान की ज़िंदगी पे किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी शख्सियत का भरपूर असर होता है। अक्सर ये चीज़ें या शख्सियात या वाक़ये बहुत ज़्यादा भी होते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी पे किस शख्सियत का सबसे ज़्यादा असर है? सच बोलूँ तो मेरी वालिदा मोहतरमा का बहुत असर है लाइफ पे। बड़ी अच्छी तरबियत की, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, अपने मुंह का नवाला छीन के ना, अपने मुंह में नहीं नवाला डाला, और हम लोगों के मुंह में नवाला डाला उन्होंने, कैसे भूल जाएंगे। और ये क्रेडिट जाता है उनको कि ये प्यार और मोहब्बत उन्होंने ये रखी। उसके बाद लाइफ में कई ऐसे इंसान आए हैं। एक शख्सियत जिसने मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा निखारा, उनका नाम मोहम्मद मसूद है। बाय प्रोफेशन हकीम है, लेकिन रूहानियत में, तसव्वुफ़ की दुनिया में और
हर ज़िंदगी के मुश्किल वक्त के ऊपर बड़ा साथ रहा। और ये मेरी बड़ी करम नवाजी है मेरे वालिदैन की कि आप हैरान रहेंगी कि इस एज में भी, यानी मैं तकरीबन 95 में शादी हुई मेरी, और जब वालिदैन के साथ ही मैं 2013 में, आप अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन 18 साल मैं वालिदैन के साथ ही रहा हूँ। हमारे चारों बहनों भाई, 4 भाई, अपना 3 बहनें, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, सॉरी, एक मेरी बहन ही अल्लाह ताला को बस क्या मंजूर है, तो उन्होंने इस ख़ानदान को जोड़ के रखा है। तो ये क्रेडिट जाता है हमारे भाई को, छोटा भाई, अभी आप मुलाकात आपकी होगी उनके साथ अपना खाने की मेज़ पर, नदीम सिद्दीक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो इन सब ने बना करना, फिर वो एक रोल रखा, एक बड़े का रोल दिया इन्होंने। हमेशा घर में फैसले मुशावरत से होते हैं। तो अगर ज़िंदगी का लाइफ अगर एंजॉय करनी है ना, तो वालिदैन को बॉन्ड कायम रखना, और ये क्रेडिट जाता है वालिदैन की तरबियत को, फिर आगे भाई बहनों को, कि वो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ के ना आपस में एक बॉन्ड ताल्लुक़ रखें। और यही वजह थी कि मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाने के बड़े मौके मिले, दुबई सेटल का मौका मिला, कनाडा सेटल होने का मौका मिला। मैं नहीं निकला। एक तो जज्बा था, इस मुल्क से प्यार था कि इस मुल्क ने सब कुछ दिया है, और जो मुझे इज़्ज़त है इस मुल्क ने दे दी। मैं बाहर भी होता तो मुझे क्या मिलना था? इमरान खान को बाहर कितनी की इज़्ज़त मिलनी थी, जो ठीक है एक क्रिकेटर के तौर पर। अगर आज पाकिस्तान के अंदर है, वज़ीर आज़म है, जो ये शख्सियत, जो ये इज़्ज़त मिली है, शायद वो इज़्ज़त नहीं मिली। तो इसलिए ये ज़िंदगी में मैं ये कहूँ कि एक आदमी कहे कि मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, मैं अपने बलबूते पे निकल गया, बिल्कुल गलत है। सही। वालिदैन के अलावा बहन भाई, दोस्तों के अलावा और कई शख्सियात हैं ज़िंदगी में, कई शख्सियात हैं, और उनका बंदा भूल नहीं सकता। अगर आप वकालत के शोबे में ना होते तो कभी सोचा है कि ज़िंदगी के किस शोबे में होते हैं? अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। और क्योंकि आज सच तो बोलना है, मुझे टीचिंग का शौक़ था, और जैसे ही मैंने FSC की, मैंने ट्यूशनें पढ़ाई हैं। आप हैरान रहेंगी कि उस वक्त मैं इतना कमाता था कि वकालत के 8 साल तक मैं उतना नहीं कमा सका जो ट्यूशन से पैसा कमाता। यानी 8 साल लगे मुझे वकालत की उस सीढ़ी चढ़ने पे कि जहां आकर मैं उतने पैसे कमा सका जो मैं 1983 और 86 से लेकर 92 तक मेरा, जब मैं वकालत का प्रोसेस कंप्लीट किया ग्रेजुएशन से, इतने पैसे कमा के वो मैं ब्रेक इवन तब किया जब मैं 8 सालों में आया। तो इसमें कोई कह सकते हैं कि मैं शायद टीचिंग के प्रोफेशन में आता। आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मीडिया एडवाइज़र रह चुके हैं, अपना ये तजुर्बा हमारे साथ शेयर कीजिए। अच्छा, बड़ी तैयारी के साथ आई है आपने, ढूंढ के सवाल रखे। अच्छा, ये भी एक समझने, इंसान हर लम्हे, हर वक्त इंसान सीखता रहता है जी। जब ये लॉयर्स जब मूवमेंट शुरू हुई ना, जी, मैं चूँकि इफ्तिखार चौधरी को मैं इसलिए पसंद करता था कि वो पब्लिक इंटरेस्ट करते, जुडिशल एक्टिविज्म करते थे। ठीक है। बात की बात है, उन्होंने धोखा दिया, उनका किरदार दागदार है माजरत के साथ, जो बड़े इख्तलाफात हैं उनके साथ। और जब ये सारी मामलात को ना, अब सारी वो अब ज़रा बंदा सोचता है, इन सब चीज़ों को लेकर आगे चलता है, तो इंसान 1000 बार सोचता है कि इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। जब वो लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई, जब एक आमवर ने आकर खींचा, तो मेरा, जो कि मैं शुरू ही से था पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व, तो मेरी मीडिया से बहुत इंटरेस्ट था। इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट चलाने में मेरा एक बड़ा किरदार है। मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आ सकता है, जो मैं भूखा नहीं इन चीज़ों का। 16.5 लाख मैसेज मोबाइल से, जब कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था जी, और मीडिया से इस तरह की थी, आई एम नोन टू बी हाफ जर्नलिस्ट। इफ्तिखार चौधरी घर बैठा होता था, मैसेज में मीडिया को कन्वे कर रहा होता था कि क्या हो गया, और लोग परेशान हो गए कि घर बैठा हुआ है, अभी निकल रहा है आगे, मीडिया वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं मैनेज किया, मैं आपको सच बताऊं, आपको वकालत एक तरफ से छोड़ दी, बच्चे स्कूल से उठा लिए, काला कोट उतार दिया। वो एक बड़ा ज़बरदस्त, एक मैं कहूँ एक दौर था। 1 लाख, कम से कम 1 लाख किलोमीटर सफ़र तय किया मैंने जेल भुगती, 25 दिन मैं जेल रहा, डिटेंशन मेरी रही। तो ये आप कहें कि मैंने
यानी मैं सियासत में नहीं, मुझे लगता बात है लोग सियासी भी समझते हैं इन चीज़ों को। तो एज ए मीडिया एडवाइज़र कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार और कमाल की बात है कि मेरे इतना काम मैंने किया था कि मुखालिफ धड़ों ने, यानी जो मेरे ग्रुप के लोग थे ना, ठीक है, उन्होंने तो पजीराई करनी थी। मेरे मुखालिफ जो धड़े थे, उस्ताद मलिक कयूम था, उनका मुखालिफ धड़ा था, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ चलते थे साथ, उन्होंने भी मेरी तारीफ़ की, एक रेजोल्यूशन मेरे हक में पास की। और ये जो मीडिया एडवाइज़र कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट उसके बाद दोबारा कोई बन ही नहीं सका, ना वो एंजॉय कर सका, ना वो ऐसे हालात बना सका। बेहतरीन। आपके ख्याल में बेंच और बार के रिलेशनशिप की आपस में क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, मैंने जो स्टडी किया है वहाँ पर बार और बेंच का अपना एक रोल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि सियासी जमातों ने इतनी इंटरवेंशन की है बार के इलेक्शंस में भी और बेंच की तैनातियों के हवाले से। तारीख गवाह है इस बात की। पर मैं समझता हूँ कि वकालत एक बड़ा शोबा है, सियासत एक छोटा शोबा है। हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल लाइफ में होना खासतौर पर वकील, उसे सियासत में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। वो मना इसलिए है, ये हर एक अपना एक ओपिनियन, वो समझते हैं सियासत में आना चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सियासत में अगर कोई वकील अच्छा आ गया है, यानी चैम्बर प्रैक्टिस भी करते हैं, तो अगर वो सियासत में आ गया तो उसे फिर वकालत छोड़ देनी चाहिए, प्रोफेशन कोई और ज्वाइन कर ले और आकर वो उस पर सियासत करे। लेकिन वो उनकी वजह से हमारी बार की पॉलिटिक्स बहुत ख़राब हुई है और उसने बड़ा डैमेज पहुंचाया है हमें। अच्छा। और हम इसीलिए हमारा प्रोफेशन आगे बढ़ नहीं सका। लोगों की मसाइल ठीक है सियासी तौर पर अपने तौर पर मौजूद रहें, लेकिन इस प्रोफेशन की ग्रूमिंग जो है ना, वो छाप किसी ना किसी तरह से सियासी जमातों की रही है। वो इलेक्शन में इंटरफियर करते हैं और कई मामलात में अपना जजेस तैनाती में हर तरह से उनकी इंटरवेंशंस रही हैं। कोई ऐसा केस आपने जिंदगी में लड़ा हो जिसने आपको बहुत तंग किया हो? अच्छा, ये ऐसे तो बहुत से केसेस हैं, यानी मसाइल रहे, वालिदैन भी डिस्टर्ब रहे, बच्चे भी डिस्टर्ब रहे, कई इश्यूज़ के हवाले से। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज़िंदगी में ना बड़ी यानी बहुत मसाइल, मिसाल के तौर पर एक केस ऐसा मैंने अब किया है कि मैं सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहता था। फेसबुक आज रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। 2010 के अंदर फेसबुक पे तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी से कार्टून शाये हुए, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। मैं वो मैटर लेकर गया, फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग के ख़िलाफ़ मैंने 295 का यह मुकदमा दर्ज कराया। मुझे धमकियाँ मिली, मेरी जितनी अब आपकी नौजवान जो है वो सारे मेरे ख़िलाफ़ हो गए। और कमाल की बात है, लम्ज़ में मैंने उनका सामना किया, यानी उस केस में मैंने गालियाँ सुनी, लेकिन दूसरी तरफ जो प्यार करने वाले थे आका दो जहां हुज़ूर, उन्होंने मुझे हाथों पे उठाया। मैं ये कहूँगा नहीं, फिर वो जितना हमारी यंग जनरेशन थी उनका मैंने मुकाबला किया। मुझे आज भी याद पड़ता है उनके सामने बैठ के, 2 मैंने मोबाइल हाथ में पकड़े हुए, एक हाथ में आईपैड पकड़ा हुआ, और अ पर्सन हु इज़ अवेलेबल 24 आवर्स ऑन फेसबुक इज एक्चुअली हैज़ बैन दी फेसबुक। 24 घंटे रहने वाला आदमी, उसने फेसबुक ब्लॉक करा दी। लेकिन वहाँ बड़ी मसाइल रहे उसमें। बैरूनी दुनिया के हवाले से मेरे बहुत लोग खिलाफ हो गए। उनका कहना ये था, लेकिन मैंने आपको कन्विंस किया कम्बैटिंग रिलीजन के ऊपर कि मैं रेगुलेट करें, जब हम किसी मज़हब में मुदाखलत नहीं करते तो किसी को क्या। तो ये वाला केस ऐसा था कि जिसने मेरी लाइफ पे ना बड़े मसाइल, लेकिन वक्त के साथ साथ साबित हुआ कि अदर सच। अगर लीगल प्रोसीडिंग्स की बात की जाए, हेयरिंग्स की बात की जाए, केसेस की बात की जाए, हमारे मुल्क में इंसाफ इतना लंबा खींच दिया जाता है कि इंसाफ का तलबगार थक के छोड़ देता है कि मुझे माफ़ कर दो। आखिर ये सिस्टम की निज़ाम कैसे बदला जाएगा? अच्छा, यहाँ फिर मैं जैसे आपको बताया ना कि यहाँ सियासी जमातों के जो लोग हैं, अगर वो सही तरह से काम करें, अगर कानून साजी ठीक करें, कानून अच्छे बन जाएं। मुझे याद है मैं प्रोफेसरी भी करता रहा हूँ, एमकॉम को पढ़ाता रहा हूँ। मेरे पास स्टूडेंट एक आ गया लंदन इंग्लैंड से पढ़ा हुआ। तो मैंने उससे जब पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की केस की रेशो क्या है, उसने कहा जी 1%। मैं परेशान हो गया कि सुप्रीम कोर्ट तक 1% के वहाँ का निज़ाम ऐसा है कि पहले तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी और निज़ाम है, पर्चा दर्ज होना हो फ़ौरन दर्ज हो जाए, किसी का राइट है, तलाक का मसला है, रेंट का मसला है, नीचे लेवल पे सेटल हो जाए, तो फिर सिविल कोर्ट में जाए, सिविल कोर्ट इंसाफ मिल जाए, आगे सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है। ठीक है। इतना एक तो महंगा निज़ाम हमारे यहाँ बड़ा है, वकील बहुत पैसे लेते हैं,
फिर उसमें इतनी हर्डल्स एंड टाइम किलिंग इस हवाले से है कि वो बंदा जो परेशान है ना, शुरू से लेकर आखिर तक, और सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी दे के आप परेशान हो जाएंगे। वजह क्या है कि हमारे यहाँ इंसाफ पहली सीढ़ी से नहीं मिलता है, और इसके हवाले से मैं बड़ी आवाज़ उड़ाता रहा हूँ, बड़ी कोशिश करता रहा हूँ कि ये एक निज़ाम बन जाए। अगर आज भी सियासतदान चाहें, सियासतदान पहला काम है, जुडिशरी की तरफ आपको बाद में आना है। ठीक है। सियासतदान अगर कानून साजी ऐसी कर दें, टाइमली अपने राइट पूरे कर दें, अगर किसी का बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, बच्चों को दाखिला नहीं मिला, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना, हॉस्पिटल में कोई मसाइल पैदा हो गए, बिजली सुई गैस का कनेक्शन नहीं मिला, या इस तरह की मुलाजमतों के बाद अगर पहले स्टेज के ऊपर ही सेटल हो जाए, उन्हें जाना ना पड़े कोर्टों के अंदर, तो आधे से ज़्यादा काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और आप, इसीलिए मैं जुडिशल एक्टिविज़म में क्या है कि बजाय एक एक बंदे का काम लेने के लिए सबका कलेक्टिव काम लेकर जाएं और कोशिश करके सेटल हो जाएं। अगर हम चाहते हैं, अगर आप मुझे कहें कि सिर्फ जुडिशरी आके दिन रात मेहनत करके ये ख़त्म कर दे, ये नहीं हो सकता। जब तक फ्रिवलेस लिटिगेशन, मलिशियस प्रोसिक्यूशन ख़त्म नहीं होती, झूठे मुकदमा का दराज ख़त्म नहीं होता, आधे से ज़्यादा हमारा निज़ाम इस वक्त झूठ पे चलता है। पुलिस का कन्विक्शन रेट जो है ना, यानी पर्चा दर्ज होने का, सज़ा मिलने का सिर्फ 8% है। नैब तो फिर बेहतर है, ANF फिर बेहतर है, यानी ड्रग्स के केसेस में या नैब में वो फिर भी 68-70% है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कसूर अगर कुछ सेटल करना चाहता है, मैं गुजारिश करूँगा कि सियासतदान को चाहिए कि इस तरह का निज़ाम बनाएं कि लोगों के मसाइल ऑलरेडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ आएँ, मसालियत की तरफ। और इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई जगह तालिबान इसलिए नाम चढ़ा रहा लोगों के ऊपर कि वो फौरी इंसाफ दे देते हैं, फौरी फैसला कर देते हैं। तो ये अगर इस तरह का निज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में आ गया कि नीचे लेवल से, तो आसानी बेहतर है। लाहौर हाईकोर्ट के लिए रवाना हुए। आप हमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के बारे में बताइए। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर आज आप जब आप आ रहे हैं ना, तो आज गहमा गहमी आप जो देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है। और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन ये पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन है, यानी ये नहीं है कि यानी पूरे पाकिस्तान में, कराची में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, कोयटा में, पेशावर में, एबटाबाद में, ये हर जगह ये इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं। और बड़ा गहमा गहमी का इलेक्शन है। इसमें बहुत तगड़े कैंडिडेट, साबिक गवर्नर जो हैं सरदार अपना लतीफ़ खोसा साहब और एहसन बून, पाकिस्तान बार काउंसिल के, मैं एहसन बून साहब की सपोर्ट कर रहा हूँ। वो इलेक्शन चल रहा है और बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल देखेंगे आप। सेनेटर अली ज़फ़र साहब से बात कर रहे हैं। सर, आप बताइएगा कि आप सर को कितने अरसे से जानते हैं और आपने इनकी पर्सनालिटी को कैसा पाया है? जी, मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। अब साल तो याद नहीं, क्योंकि जब बहुत साल गुजर जाएं तो फिर आपको थोड़ी याददाश्त फॉगी हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह इनका करियर बहुत ज़बरदस्त करियर है इनका, और इनकी जो खसूसियत है इनके कैरेक्टर की, कि इनको जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको हम कहते हैं, लोगों के लिए, अवाम के लिए, जो उनके फ़लाह बहबूद के लिए जब आपको लिटिगेशन करनी पड़े, आपको अदालत में जाना पड़े, तो उस किस्म के केसेस में ये माहिर हैं। इनसे पहले एक ही शख्सियत होती थी हमारे हाई कोर्ट्स में जो ये करती थी। वो जब उनकी वफ़ात हुई उसके बाद ये जो सारा काम था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, अज़हर सिद्दीकी साहब ने लिया। और इन्होंने एक और काम किया, वो ये था कि सिर्फ़ केस फाइल नहीं करते बल्कि उसको एंड तक पहुंचाते हैं, उसकी कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। आप मुफ्त काम कर रहे हैं और लोगों की भलाव बहबूद के लिए कर रहे हैं, और कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन उसको एंड तक लेके जा रहे हैं, जो साल भी लग गए कई केसों में जो मुझे मेरी नज़र से गुजरे हैं। तो इनको हमें मेरा ख्याल है बार्स में इनका नाम इसीलिए मशहूर है माशाल्लाह। कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या इनकी शख्सियत से जुड़ा हुआ जो आपके और इनके दरमियान पेश आया हो, आपको हमेशा इनकी शख्सियत उस अंदाज में जो है याद रह गई हो? देखें, सबसे बड़ा वाक़या तो ये है कि जब उरूज था दूसरी हुकूमत का, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत का, और मॉडल टाउन का वाक़या हुआ,
He was one of the first lawyers who came to us and he said, ये जुल्म हुआ है, my services are available free of cost. ये केस 10 साल चलता है, साल चलता है, 5 साल चलता है, आज 7वां साल है। ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के मॉडल टाउन के शोहदा के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि आई विश दैट ही कैन मेक अ रोल मॉडल फॉर ऑल दी अदर लॉयर्स जो कि बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस चलाते हैं लेकिन गरीबों के मसाइल और अवामी मसाइल की खातिर ना वक्त लगाते हैं, ना एफर्ट लगाते हैं और ना पैसा लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में शिरकत की और अपना वोट कास्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप सर को कब से जानते हैं और इनकी पर्सनालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इनको तो मैं बहुत कई सालों से जानता हूँ और पर्टिकुलरली जो लायर्स मूवमेंट थी उसमें बहुत करीब से मैंने देखा। इनके सियासी ख्यालात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता, मगर जो इनकी शख्सियत है, जो इन्होंने सेल्फ मेड आदमी हैं, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी बनाई है और पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम करते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप हमें सिद्दीक साहब की पर्सनैलिटी के बारे में बताइए। आपका इनके साथ याराना कितने अरसे पर मोहित है? इन्हें कैसा लॉयर पाया है और कैसा इंसान पाया है आपने? देखिए, अजहर सिद्दीक साहब के साथ मेरा जो तल्लक है ना, ये 2007 से शुरू हुआ। हम दोनों ने मिलकर जो चौधरी इफ्तिखार साहब की जो मूवमेंट थी जुडिशरी की। मिले थे आप पहली बार? हम पहली बार, ज़ाहिर है मैं भी लॉयर हूँ, हम कोर्ट में मिले थे, लेकिन जो हमारा एक्टिविज्म था वो जो इफ्तिखार कभी चौधरी खिलाफे राय हुआ है इनसे? बहुत दफ़ा हुआ। इनकी एक खूबी बहुत अच्छी है कि मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हूँ, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मसलन अगर इनका किसी से इख्तलाफ होगा या उनकी कोई बात बुरी लगती होगी, ये मुंह पे कह देते हैं। मैं फिर भी समझाता हूँ, मैंने कहा यार वो आपने थोड़ा सा नहीं कहना था। कहते नहीं, क्यों यार, ऐसे क्यों ना कहें, ये गलत जगह पे खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ इनकी हमारा जो काम है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, हम जो एक्टिविज़म करते हैं मुल्क की खातिर, जब कोई रियासत को चैलेंज दरपेश हो तो हम फिर रियासत के लिए खड़े होते हैं, जो कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें बतौर शहरी आइन के आर्टिकल 5 के तहत हमें अपने कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। मसलन रियासत पर जब हरफ आया, आपको जिन्होंने बताया भी, अल्ताफ़ हुसैन वाला जो केस था बड़ा लीडिंग केस था, बड़ा मुश्किल केस था, आपको हम बता नहीं सकते कितनी थ्रेट थी। फिर आपको याद होगा कि डॉन लीक्स वाला केस था, हमारी ही रेट पे उस वक्त के 2 साबका वज़ीर आज़म कोर्ट में पेश हुए। फिर तीसरा आ जाता है जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से होता है, जहाँ पर जो हुकूमतें होती हैं वायलेशन करती हैं अपने लॉज की, फंडामेंटल राइट से अलग होकर हम उन पे काम करते हैं। आपको हमने टीवी शोज़ में भी बड़े दबंग अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखा है, हमेशा ही देखा है। कोई यादगार वाक़या आप हमारे साथ भी शेयर करें। प्रोग्राम था, मैंने उन्हें कहा कि जस्ट लेट द अदर गेस्ट नो अबाउट मी, आई एम हियर। ठीक है। तो मैंने तो सच बोलना है और मैं ज़रा लगी लिपटी बातें करता नहीं हूँ। मैंने कोशिश करना है हकायक पे और मैं पूरा मौका देता हूँ और मैं चैलेंज भी करता हूँ। कमाल की बात ये है, वहाँ उन्होंने मुझे बिठा लिया। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बता दें वहाँ उनको कि अजहर सिद्दीक बैठा है यहाँ पर, ये ना हो कि प्रोग्राम शुरू हो तो मुझे ऑफ एयर करना पड़े। प्रोग्राम उन्होंने शुरू तो कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली जब पता लगा कि अजहर सिद्दीक बैठा है वहाँ, जो दूसरे गेस्ट बैठे थे, उन्होंने ऑफ एयर। फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है, मलिक अहमद खान दोस्त है हमारे, फिर और कई हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के। मेट्रो ऑरेंज का ये आपको पता ही है, मेट्रो ऑरेंज मेरे बारे में मशहूर रहा कि ये तो तरक्की के ख़िलाफ़ है। तो जब ये चैलेंज किया हमने विरसे के हवाले से, बाकी मुख्तलिफ चैलेंज पे आए, तो मैंने कुछ 72 चैलेंज दिए, 72 चैलेंज दिए कि साबित करें जो मैं बात कर रहा हूँ गलत है। और चैनल्स के ऊपर मैंने जब बार बार दोहराया, तो जब किसी को पता चल गया कि मैं बैठा हूँ आकर और सख्त सवाल, और मैं लड़ने वाले मूड में नहीं। एक प्रोग्राम के अंदर राना तनवीर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी ज़ात के हवाले से बात की, तो मैंने ऑन स्क्रीन, मैंने बुरी आदत है या अच्छी आदत है, मैंने ऑन स्क्रीन ही जवाब दिया, उसी उधार नहीं मैं रखता।
फिर हाजिर दिमागी का सबूत। one should be very fair. One should be One very should speak the truth. बिल्कुल What is the reality? हम देखिए, हम किसी के जाती मुलाजिम नहीं हैं। जी। हम अपनी कौम की तरबियत कर रहे हैं। आप एक बंदा आपके सामने झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, वजह है कि मेरी जात पे इल्जामात लगते रहे ना। एक दौर था इल्ज़ाम लगता रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बहुत करीब हूँ, शहबाज शरीफ के बहुत करीब हूँ, फिर पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम लगा। हर गवर्नमेंट जब चेंज होती रही दूसरी गवर्नमेंट का इल्ज़ाम लगता रहा। ये फिर जनरल मुशर्रफ के हवाले से बात हुई। एक दौर था कि मैं उनका बहुत सख्त मुखालिफ था। वो इशू नहीं है। आई एम विद माई स्टेट। मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, जो मेरे मुल्क के साथ सिंसियर है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, मैं उसके साथ हूँ। सेनेटर हैं कमल लियागा, ऑन स्क्रीन मुझे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने जवाब दिया और वो बाकायदा ऐसा हुआ कि मेरे वो शॉर्ट काट के ना उन्होंने वो वायरल किए। फिर इसी तरह तौहीन रसालत के हवाले से पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में हेयरिंग थी। नज़ीर अहमद गाजी को और या मकबूल जान को बुलाया हुआ था और वहाँ जब बात हुई तो वहाँ मुझे खुद नहीं पता, आई डोंट नो मेरे में क्या आवाज़ आई। मेरा ख्याल है मैं बोला तो मुझे कहा गया कि ये बंदा हार्ट अटैक से मर जाएगा। मैं सही मैं दिया ना हार्ट अटैक हो जाएगा, तुम आवाज़ में कही इस मामले में मैं आवाज़ क्यों कम कर दूँ? सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। मेरी मिरास है मेरा और वो बाकायदा मेरे वो वाले वीडियो भी वायरल हुए। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, ये मैं कैसे भूल जाऊँ? मेरा दिल अवाम के लिए धड़कता है। 80% काम हम मुफ्त करते हैं। हमारे दोस्त अब्दुल्ला मलिक बैठे हैं, आप कई लोग आपको यहाँ मिल बैठ के ये बताएंगे हमने भूखे नहीं मरे हैं। ये मेरी कौम से भी गुजारिश है, जो हम सोची बैठी है ना कि रिस्क जो है ना इंसानों ने नहीं देना। आप रब की मखलूक से प्यार करें, लव और कोशिश करें उनके मसाइल उन तक जाकर मसाइल हल करें, एंड देन सी कि रब से प्यार करते हैं, रब उनसे प्यार करता है। ये एक हकीकत है। मौजूदा हुकूमत के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया, बहुत ज़बरदस्त आपने। और बात ऐसा ही है, हमारा काम है विसल ब्लोअर। मिसाल के तौर पर LDA में तकरीरें ठीक नहीं हुई, एक में से इमरान खान की हद तक तो मैं क्रेडिट इसलिए देता हूँ, हमें हो गया इस दश्त की स्याही में को 20-22 साल पब्लिक इंटरेस्ट करता हूँ। मेरी एक पिटीशन 2011 की है, कीमतें मुकर्रर 2021 में फैसला हुआ। 3 अदवार देखे उसने, 3 अदवार देखे उसने गवर्नमेंट्स के। लेकिन इस गवर्नमेंट का ये एडवांटेज है कि उन्होंने जुडिशल इंक्वायरियाँ कराई, चीनी की कीमत फिक्स करें। आज चीनी मिलने सारा माफिया इकट्ठा बैठा है, गंदम की कीमतें, हम पूरे चीज़ों को लेकर ये सारा चलता है। और जो ऑयल का स्कैंडल आया उसमें हमने लिखा बैठकर, उसमें काम हुआ। मुफ्त एजुकेशन अगर आप देख रहे हैं, और जो नुकसान किया ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, वो सिर्फ जैसे साकिब निसार की ज़ात को हरफ तनकीद बनाकर यहाँ जुडिशल एक्टिविज़म कम करना। अगर जुडिशल एक्टिविज़म उस तादाद से चलती रहती ना, जैसे जैसे साकिब निसार ने, लोगों को 1000 इख्तलाफ रहेगा उस बारे में। हम साथ रहे, हमें पता है कि उनकी जो खिदमात हैं वो मेरा ख्याल है क़यामत याद रहेंगी। और मौजूदा गवर्नमेंट की डायरेक्शन तय करने की अगर हमारी अदालतों ने जुडिशल एक्टिविज़म उस तरह ना किया ना, ये नुकसान बहुत है। लेकिन एक क्रेडिट यूँ दूंगा, हम अदालतों में जब भी मामला लेकर आए ना, अगर गलती है ना तो इस गवर्नमेंट ने अपनी गलती मानी है, तारीख में नहीं मानती। लेकिन एक बात आपकी 100% बता दूं मैं, गुड गवर्नेंस बुरा हाल है यार। पंजाब के अंदर करप्शन का सत्यानाश हो गया है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ताकतवर हो गई है। आम आदमी के मसाइल के लिए आप देखें, वो महंगाई का जो मर्जी कहते रहे, लेकिन महंगाई इज अ बेसिकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और इनके पास बंदे ही कोई नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स को हमने चैलेंज, यार आप मुझसे क्या पूछेंगे? पेट्रोलियम की कीमतें जब हमने चैलेंज की, और हमने चैलेंज की आज से 6 साल पहले, इस आगदार आ गए, उन्होंने कहा जी हमने बजट पूरे कर रहे हैं, और 70% तक सेल टैक्स लगता रहा है। इस गवर्नमेंट ने 70% तक सेल टैक्स नहीं लगाया, ये मानना पड़ेगा। इन्हें समझ ही कुछ नहीं है, ये बता ही नहीं सकते लोगों को कि पेट्रोलियम की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक हैं और हमने लेवीज कम की हैं। लेकिन ये माजरत के साथ ये बैड गवर्नेंस ही कहेंगे, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, ये बताएं कौन को आगे। आप कोई प्रोजेक्ट उठा लें उठाकर, लेकिन वजह ये है, ये वहाँ इमरान खान साहब के साथ दाएं बाएं कुछ चेहरे ऐसे हैं, समझ लें 70% चेहरे तो वही हैं जब पुरानी गवर्नमेंट का। जो अब प्रॉब्लम ये है कि उनके बगैर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, और वो सारे जब ये लोग आते हैं इकट्ठे होकर ना, और इस मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है ना, आप चाहते हैं, मेरा एक गिला है और वो हमेशा रहता है मेरा, अपोजिशन बातें बड़ी करती है, नारे लगाना ना, जरा महंगाई कम कर दो, अच्छा वो
हांडी अपना वो निकल के कुछ अपने गले में डाल लेंगे, रोटियां डाल लेंगे गले में और बाहर सड़कों पे निकल आएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली आप बताएं, प्रैक्टिकली किसी ने सोल्यूशन दिया आज तक? हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन के लिए, हम अदालतों में जाते हैं, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? आप अक्सर सरकारी प्रोजेक्ट को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। ये जो चैलेंज करने वाला काम है, सवाल पैदा करने वाला काम है, उखाड़ने वाला काम है, ये सब आप इंसानी हमदर्दी में करते हैं या इसकी कोई और वजह है? आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया, आज तक मुझसे इस तरह किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन आई मस्ट पे क्रेडिट टू यू कि इतनी मेहनत करके आई हम इन चीज़ों को सामने रखते हुए। देखिए एक वजह ये, क्रेडिट गोज टू आवर होल टीम। वैसे आई मस्ट अप्रिशिएट कि इतना ब्लंट और सीधा सवाल, इसका सीधा जवाब मैं दूंगा आपको। कैसे सीधा जवाब? टैक्स पेयर। मैं इस दफा ही मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कुछ 26, 27 या 28 लाख या 30 लाख के करीब टैक्स दिया। मुझे मिलता क्या है? मुझे मिलता क्या है? पेट्रोल में अपने पल्ले से सही, मैं चीज लेने जाऊं इनडायरेक्ट टैक्स में देता हूं। बिल्कुल। अब वो सवाल है, और ये आप सबको सवाल करना चाहिए। बिल्कुल। यू आर पेइंग टैक्स। अब आप टैक्स दे रहे हैं और टैक्स दे के जी। अब मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने मेट्रो ऑरेंज रख रहे हैं, 350 अरब का प्रोजेक्ट है और 1.5 लाख लोगों ने सफर करना है। उसकी बजाय ये 12 प्रोजेक्ट बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर पावर प्लांट लगाए इन्होंने, 56 कंपनियां बनाई इन्होंने। वो भाई गवर्नमेंट अगर अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन अगर लोकल, अगर वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट है, ये उनका काम है। आपने 56 कंपनियां बनाकर वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और एक्सपेंसिव, मेरा पैसा है, इट्स माय मनी, ये मेरी कौम का पैसा है। वो बजाय आप वो चंद लोगों को फायदा देने के लिए प्रोजेक्ट लगाएं, मिसाल के तौर पर पावर प्रोजेक्ट लगा लिए, बड़े महंगे, कोयले का प्रोजेक्ट लगा लें आप, कोई प्रोजेक्ट LNG के प्रोजेक्ट्स लगा लें आप, जितने उन्होंने लगाए सारे, सिर्फ यहीं तक बात नहीं है। आप मिसाल के तौर पर लाहौर के अंदर कोयले के प्लांट लगाने के, यहाँ तो पहले ही स्मोक बहुत ज्यादा है, यहाँ तो सांस लेने में दुश्वारी है यहाँ पर। बिल्कुल है। और आप इमेजिन करें ग्रीनरी यहाँ से खत्म कर दी है जी। तो मैंने चैलेंज इसलिए किया कि मेरा तो सांस लेना आर्टिकल 9 और 14 के हवाले से बात है। यानी एक बात है कि वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी, और सेकंड एनवायरनमेंट को मुतासर करना, बुनियादी हक को मुतासर करना। यानी यहाँ आप तालीम मुफ्त के लिए कितना काम कर लिया आपने अब तक। आपने बड़ा बेवकूफ़ बनाया कौम को कि मुफ्त तालीम देने के हवाले से। तो मैं हर वो प्रोजेक्ट, बिल्कुल ये कोई इसमें मैं बड़ा वादे दावा बात कर रहा हूँ, कोई भी इसमें कोई भी गवर्नमेंट हो, टैक्स मनी है, ट्रांसपेरेंसी होनी है। यहाँ तो आज तक इमेजिन करें, आज तक इसका जो कॉस्ट का एलिमेंट है ना, मेट्रो ऑरेंज को ले लें, हाँ जी, वो सामने नहीं आने दिया। ट्रेंडिंग प्रोसेस कह दिया उन्होंने, सीक्रेट रखा, CPEC का नाम देकर सामने रखा। और इस तरह तो नहीं चलेगा, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर देख लें। अब सारा लम थे चेयरमैन पैमरा, अब जो कि बुनियादी हक के हवाले से मसला, उनका एक एजेंडा था, मैं उसको लेके आया। मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स है, DG नैब यहाँ तैनात हुए थे। यानी इसी तरह के भी मामला, जो कोई भी है ना फंडामेंटल राइट से मुतासर होगा तो वी आर गोइंग टू चेक। टोरंटन मार्केट में अपने दोस्त तारिक जावेद की रेडी टू ईट फिश एंड चिकन शॉप का इफ्तिताह किया। अपने घर के लिए रवाना हुए। आपका इस पेशे में आना किस तरह से हुआ? देखिए भाई, चॉइस ही आप कह सकते हैं, लेकिन मैं रब पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इंसान के लिए रब फैसले करते हैं कई मामलात में हवाले से। और मैं वैसे भाई चॉइस हुआ हूँ, लेकिन रब ने मुझे इस प्रोफेशन, मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का, ये रब की बड़ी ख़ास नेमत है कि मुझे वकालत जैसे शोबे में और ख़ास तौर मुखालियामा में लेकर। मौसीकी आपको किस तरह की पसंद है? किस सिंगर को सबसे ज़्यादा सुनते हैं? अच्छा, ये
मुझे अपना बचपन याद है। बचपन में मुझे ख़ास तौर पर अगर आप देखें जॉर्ज माइकल, मैडोना, लायनल रिची, ये वो लोग हैं जो ऐसे गाने और बहुत खूबसूरत यानी लिरिक्स थे इनमें अंदर। अब तो आके मॉड, हमको अल्ट्रा मॉड आ गए। आपको पता है पिछले दिनों मेरा अली अजमत के साथ एक प्रोग्राम था और नूर जहां के बारे में कोई अल्फाज ऐसे लोग समझ नहीं सके, वो उनका मकसद कुछ और था और हमारा मकसद भी कुछ और था। और इसमें अगर आप देखें किशोर, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्या बात है। रफ़ी मैं भूल नहीं सकता, लता को मैं बड़ी अच्छी तरह जब भी कोई मौका मिले। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप ख़ास देखें तो मेरा सबसे फेवरेट नुसरत फ़तेह अली है। दोपहर का खाना अपनी फैमिली और दोस्त तारिक जावेद के हमरा खाया। मुझे ये बताइए कि आपने इनको कैसा जीवन साथी पाया? शायद इनसे बेहतर मुझे कभी मिल नहीं सकता था। बस ये 2 लफ्ज़ बहुत हैं, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत लविंग, बहुत अच्छे, कोऑपरेटिव हर मामले में। ज़िंदगी के मामला को किस तरीके से निभाया? ये तो बहुत मसरूफ़ इंसान है, इन्होंने टाइम कैसे दिया फैमिली को? फैमिली को टाइम कम दिया, पेरेंट्स को भी, बहन भाइयों को भी और हमें भी। फिर आप लड़ती नहीं थी? नहीं, ये भी तो बता दो ना कि कहाँ का लाइफ में नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है लेकिन टाइम कम दिया है। लेकिन वो स्ट्रगल जो किया अज़हर ने, वो हमारे लिए की है, क्योंकि अज़हर को खुद बहुत शौक़ है घूमने फिरने का, नॉर्दर्न एरिया को जाने का, लेकिन इसका शौक़ नदीम भाई ने हमें डाला है। सबसे पहले नदीम भाई ने जाना शुरू किया काफ़ी अरसा से, फिर उसके बाद हमें अज़हर ने ये किया, फिर हमें यूरोप भी लेके गए, उम्रा करवाने भी लेके गए। मतलब कि ये था, अब यहाँ तक आ गया कि हम साल में तकरीबन मेरा हाल है कि 4-5 दफ़ा घूमने फिरने जाते हैं अज़हर के साथ। अच्छा, आप बताइए कि आपने अपनी फैमिली को, अपने ससुराल को कैसा पाया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसमें मैं ये कहूँगी कि हमारी जो सास थी ना, उनका किरदार बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इतनी अच्छी की हुई थी कि आज इतने 26-27 सालों के बाद भी हम सब जुड़ के बैठे हुए हैं। हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं अपनी फैमिली में, मतलब अपने बहन भाइयों में होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी दुआ है कि सब बच्चियों को ऐसा ससुराल मिले। माशाल्लाह, क्या बात है। देवरानी जेठानी वाले मसले मसाइल कितने देखने पड़े, कितने नहीं? नहीं, हमारी इकट्ठी शादी हुई थी। अच्छा, ठीक है। और वैसे भी हम लोग आपस में कज़न्स थी। अच्छा, तो ऐसा वो प्रॉब्लम कभी मैंने अपने पेरेंट्स को देखा। मेरी अम्मी की अपनी जेठानी से बहुत बनती थी, अच्छा, अम्मी की अपनी भाभीयों से बहुत बनती थी। तो वो एक आपको चीज़ नज़र आती हो ना कि पहले ऐसे किया जाता है, ठीक है, तो फिर वही बच्चा भी वही चीज़ सीख के आया होता बिल्कुल है। ऐसे। और मैंने एक चीज़ सीखी कि गलती आप में होती है तो बात बिगड़ती है। आप बताइए कि आपने अपने बहन भाइयों में अज़हर साहब को किस तरह का भाई पाया? देखिए जी, मैं अज़हर साहब बड़ा मुश्किल है। अज़हर साहब हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, बिल्कुल, और उसमें कोई शक नहीं। जो अज़हर साहब ने पहले भी बात की कि जी हमारी वालदा की तरबियत और वालिद साहब की तरबियत का बहुत रोल है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे वालिदैन ने छोटे से पौधे लगाए और उनकी ख्वाहिश थी कि ये सायादार दरख्त बने, और इसके साये से और इसके फल से जितने भी लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो हों। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने हम भी खासा एहसान किया, बड़ा करम किया। और एक बचपन का वक्त कैसा था आपका, जो बहन भाइयों का आपस में गुजरता था? ये मेरा जिगरी यार था जी। अच्छा, लड़ते भी बड़ा था इससे मैं, सुलह भी होती थी, लेकिन एक मुझे ज़रूर एक रहती थी हर वक्त कि मेरी नानी के से बहुत प्यार होता था। मेरी नानी मुझसे कम प्यार करती थी। अच्छा, तो बस ये थोड़ा सा कभी कंपटीशन चल गया, कभी इकट्ठे खेल लिया, कभी लड़ लिया, कभी सुलह कर ली, ऐसे चलता रहा। कोई वाकया बचपन का जो आपको हमेशा याद आता हो? मुझे याद है जी एक वाकया, लाइक प्रॉब्ली शायद हम 4थी क्लास में थे, दोनों भाई पढ़ते थे। तो उस दिन शायद बसंत थी
तो अज़हर साहब को तो इन चीज़ों का शौक़ नहीं था, मुझे बहुत शौक़ था। तो सम हो इसे मैंने कहा यार चल अब जल्दी घर जाना है। घर को हमारा 1-1.5 किलोमीटर दूर था, हम पैदल जाना था। अच्छा। तो इनसे अब ज़ाहिर है कि ये थोड़े से नखरा वाले भी बंदा था, प्यारा था वालदैन का। ठीक है। तो इनका बस्ता भी मैंने उठा लिया एंड आई वाज जस्ट लाइक जंपिंग अप टू होम। सडनली मैं एक जगह गिरा और मेरे बाजू के अंदर एक लोहे की सुलाख चली गई। अक्सर मुझे अगर याद कराता है, कहता यार तेरी दिलेरी उस वक्त मुझे देखने में आई कि सुलाख तेरी पूरे अंदर चली गई थी और तूने हाथ से पकड़ा था, दोनों बस्ते पकड़े थे और घर भागते जा रहे थे। सो दैट वाज अ टेरेबल मोमेंट और एक मेमोरेबल मोमेंट है। हम दोनों दोनों भाइयों को जो कभी याद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, फर्स्ट आप क्लास। बताइए कि आपके अज़हर साहब से दोस्ती कितने अरसे पर मुहित है? जी मुझे 16 साल हो गए हैं तकरीबन। एक राह चलते इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई और वो 16 साल की दोस्ती पे मुहित है। और ये दोस्ती की जो वजह है मेन, वो मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ। आपको शायद याद हो कि लाहौर में एक सपना खान अगवा का केस हुआ था, उसमें वो मर्डर हुई थी। उसमें हम लोग थे। तो बाद में मेरी वसासत से 2 बंदों ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा भी ये 3 करोड़ रुपए है बैग में, आप अज़हर साहब से बात करें तो वो इससे पीछे हट जाएं। मैं इनसे जाके मिला, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे ये 3 करोड़ रुपए की ऑफ़र है, ये बैग में पैसे मेरे पास मौजूद हैं, तो क्या करना है? इन्होंने कहा, मुझसे पूछा कि जी क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए। मैंने कहा जी थोड़े से मैं रख लेता हूँ, बाकी आप रख लें और छोड़ें इसको। तो इन्होंने कहा कि तारक, मैंने कभी भी अपना प्रोफेशन नहीं बेचना, कभी भी ये सोचना भी ना कि मैं अपना प्रोफेशन बेचूंगा, ये पैसे वापस कर दो। आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश आप चाहते हो पूरी हो जाए? हाँ, ख्वाहिशें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं अपने रब्बे पाक का इतना शुक्रगुजार हूँ। किसी चीज़ का गुमान किया है, तलब की है, 5 साल लगे हों, 10 साल लगे हों, 20 साल लगे हों, उस साथ पाक ने पूरी की है। मैं पाकिस्तान में उन वकला में से हूँ, महंगा तरीन वकील हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। चंद केसेस पैसे लेता हूँ। प्राइवेट जेट, यानी आप मैं ख्वाहिशें क्या करूँ, वो बड़े से बड़ा घर दे दिया, प्राइवेट जेट में सफ़र करना है। तो मैं इतनी दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ, इतनी दफ़ा सभी लोगों को यही होता है ना जी। मोबाइल जब पाकिस्तान में आया तो मेरे पास मोबाइल मौजूद था। मुझे गाड़ियाँ अच्छे रखने का शौक़ है, रब्बे पाक का शुक्र है। मर्सिडीज़ का शौक़ था, वो मेरे पास है। 4 व्हील का शौक़ था, फॉर्चूनर। मैं और क्या ख्वाहिशें करूँ? ख्वाहिशें अगर कोई रही तो आज भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका मुझे मिले आकाए दो जगह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का, वहाँ जाने का, वहाँ बैठ के उम्रा और हज के हवाले से वहाँ मौका मिल जाए तो ये बड़ी बात है। और उसके अलावा बुज़ुर्गान दीन, यानी मैं बगदाद शरीफ जाने की तलब रही है, अजमेर शरीफ जाने की तलब रही है, तो ये चीज़ें रहें। बाकी रब्बे पाक ने हर आसाइश, हर आसानी दे दी और दरवाजे पे दी। जितना शुक्र अदा करो, ये वजह यही है कि रब्बे पाक उससे प्यार करता है जो रब की मखलूक से प्यार करता है। जिस दिन हमारे सियासतदानों ने ये वतीरा बना लिया ना, तो ये मुल्क आगे इतना जाएगा कि लोगों के मसाइल ख़त्म हो जाएं, लोगों के इशू सेटल हो जाएं। मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं शुक्र अदा करता हूँ, बस जो ख्वाहिश है ज़हन में वो मैंने बता दी है। बाकी रब्बे पाक ने हर ख्वाहिश पूरी।